जैसा कि आप सभी को पता है कि सरना धर्मकोड की लड़ाई अब मात्र जनगणना कॉलम में धर्मकोड की लड़ाई नहीं, हम आदिवासियों के लिए पहचान की लड़ाई बन चुकी है। मेरे इस वीडियो के इस टाइटल से, जिसमें लिखा हुआ है कि हेमंत की गलती पड़ेगी धर्मकोड पर भारी, इस टाइटल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार दोनों हम आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें। संपूर्ण विश्लेषण के साथ, सबूतों के साथ मैं विवेक अपने इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां हेमंत का मतलब हमारी राज्य सरकार से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार से है, इसलिए कृपया इसे अन्यथा न लें। चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि हम जो कह रहे हैं वह सही है या गलत। सरना आदिवासी धर्मकोड प्रस्ताव जो झारखंड विधानसभा से पारित होकर राजभवन राज्यपाल की सहमति से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया, वहां से जनगणना महानिबंधक के पास सहमति के लिए भेजा गया और उनकी सहमति मिलने के पश्चात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धर्मकोड को जारी किया। बहुत सीधा सा यह लाइन है, लेकिन हुआ इससे जस्ट उल्टा। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और उस आपातकालीन बैठक में सरना आदिवासी धर्मकोड के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। मंजूरी देने के पश्चात हमारी राज्य सरकार ने कहा कि यह धर्मकोड जो है पूरी तरह से आदिवासियों की पहचान की बात है, इसलिए यह लागू होना ही चाहिए। यहाँ पर मैं सरना और आदिवासी धर्मकोड दोनों धर्मकोड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी राज्य सरकार ने ऐसा ही किया है। अब सरना जरूरी है कि आदिवासी धर्मकोड जरूरी है, इसके लिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे उस वीडियो को देखिए जो ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करके देखिए कि सरना धर्मकोड आवश्यक है कि आदिवासी धर्मकोड। यह अलग बात है, हम इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। मुद्दा अभी दूसरा है। मुद्दा यह है कि झारखंड विधानसभा से पारित करने के पश्चात हमारी राज्य सरकार इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, अति आत्मविश्वासी हो गई कि उन्होंने राज्यपाल से कोई भी सहमति नहीं ली। हाँ, सिर्फ सूचना दिया, एज ए इंफॉर्मेशन उन्होंने सिर्फ सूचना दिया और उस प्रस्ताव को उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्रालय को भेजने के पश्चात वे एकदम से आश्वस्त हो गए और वे सोच रहे हैं कि उसके बाद जनगणना महानिबंधक को और उसके बाद धर्मकोड जारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह कानूनन गलत है। और यहीं पे मौका मिला हमारे केंद्र सरकार को इस धर्मकोड प्रस्ताव को वापस भेजने की। कैसे, मैं बताता हूं। झारखंड विधानसभा का मुखिया, माना कि मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उसका जो कस्टोडियन है वह हमारे माननीय राज्यपाल होते हैं। इसका मतलब कि झारखंड विधानसभा से कोई भी निर्णय बिना राज्यपाल की सहमति, बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के वह मान्य नहीं होगा। हमारे राज्य सरकार, जो माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उन्होंने सोचा कि यदि हम इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजेंगे तो हो सकता है वह उसे रोक दें, उसे लंबित कर दें या उसे फिर वापस कर दें। इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ सूचना दी, राजभवन को, राज्यपाल को सिर्फ सूचना दी और सूचना देने के बाद
उनसे कोई सहमति न ली, उनका कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ उस प्रस्ताव पे, उस बिल पे, और सीधे उन्होंने गृह मंत्रालय को भेज दिया, जो कानूनन सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 200, आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सरकार का कोई भी निर्णय जो आम जनता के हित में सही होता है उस पर राजभवन या माननीय राज्यपाल की सहमति आवश्यक है, नहीं तो वह मान्य नहीं होगा। अब यहां पर क्या हो सकता है आगे चल करके, अब यहां पे दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। अब प्रथम स्थिति यह हो सकती है कि प्रस्ताव को विधि सम्मत यानी कानूनन सही नहीं मानते हुए केंद्र सरकार इसे वापस लौटा सकती है। अब वापस लौटा भी सकती है, 90% चांस है इसका, 90% चांस है कि केंद्र सरकार इसे वापस लौटाएगी। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार अभी दबाव में है। दबाव में इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह आदिवासियों के हित से अलग सोचे, क्योंकि उनका इलेक्शन भी है अभी बंगाल में, असम में, जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी हैं जो चुनाव की स्थिति को इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन हमारी राज्य सरकार की गलती के कारण ऐसा संभव हो सकता है कि 90% चांस है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को वापस करेगी। अब जब वापस करेगी तो क्या होगा? वापस करेगी तो राज्यपाल के पास फिर से यह प्रस्ताव विधानसभा से भेजा जाएगा। अब राज्यपाल यहां पे दो चीज करेंगी। पहला, या तो उसे स्वीकार करती हैं, यदि स्वीकार करती हैं तो केंद्र सरकार को इसे भेज दिया जाएगा फिर से। लेकिन यदि उसे स्वीकार नहीं करती हैं और कहती हैं, इस पे कोई सुझाव देती हैं और सुझाव देते हुए कहती हैं कि आप इससे बदलाव के साथ लाइए, क्यों नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकार दो चीज उन्होंने उस प्रस्ताव में लिखा है, सरना आदिवासी, ऑब्लिक दिया हुआ है। ऑब्लिक मतलब या तो सरना होगा या तो आदिवासी होगा। अब राज्य सरकार डिसाइड करे कि सरना धर्म कोड होना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। आप इस पे मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जो हमने पूरी तरह से विश्लेषण किया हुआ उसमें कि कौन सा कोड चाहिए उसमें। अब इसमें भी विलंब होगा। अब इस विलंब का जिम्मेवार कौन? हमारी राज्य सरकार। ठीक है, अब दूसरी स्थिति पे आते हैं। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि केंद्र यदि चाहे तो इस सुझाव के लिए जनगणना महानिबंधक को भेज सकता है, और जनगणना महानिबंधक की सहमति मिलने के पश्चात गृह मंत्रालय सरना धर्म कोड के कॉलम को जनगणना कॉलम में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जो हम लोग मना रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि केंद्र सरकार दबाव में झुक जाए और झुक करके धर्म कोड के कॉलम में सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड को जोड़ दे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका चांस कितना है? मात्र 10%। 10%। यह तब संभव है जब केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव लगातार बना रहे। इसके लिए हम सभी को आंदोलनरत रहना होगा। अब यहां पर भी सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जनगणना महानिबंधक का। याद होगा आपको 2015 का वह कांड ही मैं बोलूंगा, क्योंकि उस साल भी धर्म कोड का प्रस्ताव महानिबंधक तक गया हुआ था और उन्होंने उसे वापस किया था। उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था, याद है आपको? उन्होंने कहा था कि हमारे देश में 100 से अधिक आदिवासी हैं, 100 से अधिक आदिवासियों का समूह है, और सभी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से धर्म कोड की मांग की जा रही है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि सरना धर्म कोड चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड चाहिए। वो भी तो जाकर के आप एक बार देख लीजिए कि धर्म कोड क्यों नहीं मिल सकता। हम यहां पर बात कर रहे हैं जनगणना महानिबंधक के महत्वपूर्ण रोल की। यहां पर जनगणना महानिबंधक ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, और उनके साथ भी दो चीज़ है, या तो सहमति देंगे या तो असहमति देंगे, और दोनों के बीच में लटका हुआ है हमारा, आपका, सबका, आदिवासियों के हित के लिए धर्म कोड। यहां पर क्या होगा?
यदि सहमति देते हैं, जनगणना महानिबंधक सहमति दे देते हैं केंद्र सरकार से भेजने के बाद, तो वह गृह मंत्रालय से हमारा धर्म कोड हमें मिल जाएगा। लेकिन यदि वो असहमति देते हैं, जिसका चांस ज़्यादा है, असहमति का चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे राज्य सरकार पहले गलती की, दूसरी गलती की कि वह सरना और आदिवासी धर्म या किसी एक धर्म कोड पे उन्होंने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा। तो 2015 में जैसे वापस हुआ था, फिर से जनगणना महानिबंधक उसे वापस कर देंगे। तो भाई केंद्र सरकार पे दबाव बनाने से क्या होगा? केंद्र सरकार यहाँ पर दोनों स्थिति में सही है, केंद्र सरकार के पास दोनों चीज़ है। यदि केंद्र सरकार उसे महानिबंधक को भेजती है तो वहाँ से असहमति दिलवा देगी, तो भी धर्म कोड लटक जाएगा। या फिर केंद्र सरकार इसे कानूनन सही नहीं मानते हुए वापस कर देगी, क्योंकि इस पे राज्यपाल का मुहर ही नहीं है। तो आप बताइए कैसे हमारे राज्य सरकार, जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कैसे आदिवासियों के हित के लिए एक छोटा सा कदम जो सोच समझ कर के उठाना चाहिए था, उन्होंने नहीं उठाया। तो ऐसे में सालखन मुर्मू जी का यह कहना कि धर्म कोड के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर हम सभी आदिवासियों को धोखा दे रहे हैं, पूरी तरह 100% सत्य है कि धर्म कोड के मुद्दे पर केंद्र सरकार तो खेल ही रही है, राज्य सरकार भी उस खेल में शामिल हो चुकी है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, शुभचिंतकों के साथ, जिनसे जान पहचान है, सब तक शेयर करिए। सबको बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार हम सभी के साथ मिलकर खेल खेल रही है, हम सभी को धोखे में रख रही है। बस हमें आपसे इतना ही कहना है, आप जागरूक होइए, सजग होइए, अपने अधिकारों के प्रति लड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अनलाइक करिए, कोई मैटर नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आएगा तो अनलाइक करिएगा, लेकिन ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।